Welcome to all the engineers and happy Independence Day to all of you. हम लोग लास्ट क्लास में थ्री फेज इंडक्शन मोटर का शायद न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे थे, वो स्लिप वगैरह से रिलेटेड। जो सेकेंड टाइप के न्यूमेरिकल्स जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आते हैं वो होता है उसके पावर से रिलेटेड, है ना, कि इतना इनपुट पावर में से कितना पावर कॉपर लॉस में गया, कितना मैकेनिकल पावर बना, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो टॉपिक हम लोगों को पहले पढ़ना होगा वो है इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अगर आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया होगा। इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि पूरे के पूरे मशीन को एक सर्किट के फॉर्म में पेपर पे रिप्रेजेंट कर देना ही क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट। और वो एक ऐसा सर्किट है ना, जिसको कि सॉल्व करके, मतलब उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि हम उसको सॉल्व करके मशीन से रिलेटेड कुछ भी पता कर सकें। एफिशिएंसी, लॉसेस, है ना, आउटपुट पावर, किसी पार्टिकुलर साइट का करंट, वोल्टेज ड्रॉप, कुछ भी, एनीथिंग। किस तरह से उस मशीन को एक सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट करके पेपर पे, ठीक है। उसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका है जो ट्रांसफार्मर में पढ़ना है, और ट्रांसफार्मर से जस्ट डिट्टो लगभग सिमिलर है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसके लिए एक बार फिर से हम लोगों को ट्रांसफार्मर को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जितनी जरूरत है इस टॉपिक के लिए उतना पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफार्मर के ही बेसिक से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन पाया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर के ही जैसा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ समय देंगे ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है उसके ऊपर। ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक कोर है इसका, ठीक है ना, और इस तरह से इस पे वाइंडिंग होती है। इस तरफ अगर सप्लाई आप इधर से दे रहे हैं, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, और इस तरफ से अगर लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग। अभी हम इसको ओपन मान के चल रहे हैं, ठीक है। जब आप, और ये क्या है, आपका आयरन का कोर है। जब आप यहां से सप्लाई देंगे और यहां पे अगर ओपन है तो एक करंट आएगा जिसको कहते हैं एक्साइटिंग करंट, IE। और इस करंट के कारण कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस होगा, E1 E2। ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी चीज देख चुके हैं कि ऐसे तो V1 इक्वल टू E1 होना चाहिए इसमें KVL लगा करके, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि E1 कम होता है। इसका मतलब KVL तो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम मोर वोल्टेजेस हियर, है ना। तो वहां से भी पता चला कि एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप, और दूसरा होता है इस प्राइमरी साइड में जो लीकेज फ्लक्स है उनके कारण भी एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। और वो वोल्टेज, अच्छा पहली बात, लीकेज फ्लक्स जो है वो एक्साइटिंग करंट के फेज में होता है, क्योंकि लीकेज फ्लक्स का मोस्ट पार्ट क्या है, एयर में, ठीक है। और इसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो फ्लक्स से 90 डिग्री से लीड करेगा, जैसे नॉर्मल फ्लक्स का होता है ना। नॉर्मल जैसे फाई, अगर इस कोर का फ्लक्स फाई है तो इसके कारण जो EMF इंड्यूस होगा वो इससे 90 डिग्री से लीड किया, E1, ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टर्न सेम है तो E2 भी, ठीक है, ओके। और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कोर फ्लक्स है वो फ्लक्स चूंकि इस फेरोमैग्नेटिक कोर से जा रहा है इसलिए BH कर्व को फॉलो करता है, इसलिए
एक्साइटिंग करंट लीड करता है कोर फ्लक्स से बाय एन एंगल कॉल्ड एज हिस्टेरेटिक एंगल, ठीक है। और जो लीकेज फ्लक्स है वो चूंकि एयर में है और एयर के लिए BH कर्व लीनियर होता है, इसलिए जो कोर फ्लक्स है वो IE के फेज में ही है, ठीक है। और जिस तरह से इस कोर फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस हुआ E1 E2 इससे 90 डिग्री लीडिंग, उसी तरह से लीकेज फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस होगा EX1 विच इज लीडिंग फ्रॉम φL1 by 90 डिग्री। और इस वोल्टेज को दिखाने के लिए कैसे इसमें रिप्रेजेंट करें, तो उसके लिए हमने यूज किया एक इंडक्टर। क्यों? क्योंकि इंडक्टर एक ऐसा सर्किट एलिमेंट है जिसमें कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IE EX1 से 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर एक दूसरा एलिमेंट लगाया गया इंडक्टर X1, और इसका वोल्टेज जो था मतलब JX1, और इसका वोल्टेज जो था वो क्या था EX1। समझ आ गई बात? इतना हम लोग देखे थे। अब इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए और भी जो चीजें जरूरत है उन सबको देखना है। देखिए, जैसे ही एक्साइटिंग करंट फ्लो करेगा वैसे ही इसमें एक कोर फ्लक्स फाई बनेगा, ठीक है। और फ्लक्स तो बनेगा ही, उसके साथ साथ कोर लॉसेस भी शुरू हो जाएंगे। कोर लॉसेस जो कि दो टाइप के हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। तो इनके बारे में डीसी मशीन में हम लोग पढ़ चुके हैं किस तरह से एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ट्रांसफार्मर में भी किस तरह से होता है वो भी पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो। हालांकि आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये फ्लक्स इधर जा रहा है ना, तो ये कोर में ये जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स है ये कोर में भी एक EMF इंड्यूस करेगा, कई सारे EMF इंड्यूस करेगा, है ना। और कोर के अंदर में ही उसको शॉर्ट सर्किट पाथ मिलेगा जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। और हमने पढ़ा था कि वो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो लेंज लॉ से अपने कॉज का अपोज करेगा, है ना। मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि एडी करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा जो कि इस फ्लक्स का, ये जो ऊपर है ना यहाँ फ्लक्स, इसका मान लीजिए इस ब्रांच की बात करें तो ये फ्लक्स ऊपर है ना, तो एडी करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन में बनेगा ताकि उसका फ्लक्स इस अपगोइंग फ्लक्स का अपोज करे, ठीक है। यानी कि ये फ्लक्स तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब फ्लक्स जो बनेगा वो नीचे, मतलब करंट कैसा होगा इन फिंगर के डायरेक्शन में। मतलब अगर हम सिर्फ इस जो आपका इधर वाला लेग है सिर्फ उसको देखें, है ना, तो क्या है कि इसमें फ्लक्स आपका जो कोर फ्लक्स है वो ऊपर है और एडी करंट ऐसे डायरेक्शन में बनेगा ताकि इस फ्लक्स को अपोज करे। मतलब कि ऐसा, मतलब एडी करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, है ना, ऐसा या ऐसे। देखिए इस तरह से, ऐसे, फिर पीछे, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से, है ना, इस तरह सर्कुलेटिंग एडी करंट फ्लो करेगा, सर्कुलेटिंग एडी करंट फ्लो करेगा हर जगह, ऊपर से नीचे हर जगह, इस टाइप का। तो अब एडी करंट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, लैमिनेशंस करते हैं। तो लैमिनेशन कैसे करते हैं? लैमिनेशन मतलब इस जो करंट है इसको ब्रेक करना है, इसको एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ नहीं बनने देना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक सॉलिड ना लेकर के इसको पत्तियों का लेते हैं, लैमिनेशंस। और हर लैमिनेशन के बीच में वार्निश की कोटिंग लगाते हैं ताकि एक से दूसरे में करंट ना जाए, उसका सर्किट कंप्लीट ना हो और एडी करंट लॉस कम से कम, ठीक है ना। तो एक तो लॉस ये होता है एडी करंट लॉस, एक और भी होता है हिस्टेरेसिस लॉस, उसको भी देखेंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे डिटेल में। और इसका थिकनेस वगैरह और फार्मूला वगैरह आप देखिएगा। एडी करंट लॉस हो चाहे हिस्टेरेसिस लॉस हो, एडी करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर हो जाता है और हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो भी V1 टू द पावर x स्टीनमेट्स कांस्टेंट जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है। दोनों ही लॉसेस सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। सप्लाई वोल्टेज जितना ज्यादा होगा कोर लॉसेस उतने ही ज्यादा होंगे, है ना। ये हम लोग प्रूफ करेंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि एक्साइटिंग करंट के आते ही फ्लक्स तो बना लेकिन
कोर लॉसेस भी स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक्साइटिंग करंट के हम लोग, जैसे इसको भी दो कंपोनेंट बनाया जा सकता है। तो एक कंपोनेंट जो कि फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दिस वन, इसको नाम देते हैं आई एम, मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि फ्लक्स के लिए, जो फ्लक्स बना है। और दूसरा कंपोनेंट आई सी, जो कि कोर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसको इवन के फेज, मतलब ये, और आईसी और इवन फेज में है ना, क्योंकि कोर लॉस का कारण क्या है, वोल्टेज, है ना, कोर लॉस प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये दोनों आईसी और इवन आपस में किसमें, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर तो इसके फेज में ही आएगा, ये बात है, ठीक है। तो आई के दो कंपोनेंट हो गए, आई एम और आई सी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जब सेकेंडरी साइड पे अगर कोई लोड हम लगाएं, सेकेंडरी साइड में भी इसका अपना रेजिस्टेंस होगा और लीकेज रिएक्टेंस होगा। अगर सेकेंडरी साइड में कोई लोड ZL लगाया जाए तो इसमें भी अपना एक करंट फ्लो करेगा, E2, यहाँ वोल्टेज इंड्यूस एक करंट फ्लो करेगा I2, ठीक है। अब इस I2 के कारण देखिए करंट का फ्लो कैसे है, इधर से करंट जाएगा इधर, इधर से करंट आएगा इधर, इस करंट, और यहाँ पर इस साइड में जो कोर फ्लक्स है वो नीचे डायरेक्शन में है, ऐसे, ठीक है ना। तो जब ये इस वाइंडिंग से जब करंट जाएगा, इधर से करंट इन कर रहा है, इधर से निकल रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कोर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कुछ इस तरह से कोर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी का करंट है। तो इसके कारण जो कोर के अंदर का फ्लक्स है वो कम होने लगेगा, और अगर कोर का फ्लक्स अगर कम होने लगेगा तो आपका E1 जो है इट विल गेट रिड्यूस्ड, क्योंकि E1 इक्वल टू √2 पाई F5N1 होता है ना। तो E1 घटने लगेगा, और E1 अगर घटेगा तो ऑटोमेटिकली पहले तो जब नो लोड था तो I करंट आ रहा था, लेकिन लोड जैसे ही लगा तो इसने फ्लक्स को, तो इस लोड के करंट के कारण फ्लक्स जो बना वो कोर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बना, तो कोर का फ्लक्स घटने लगा। कोर का फ्लक्स घटेगा तो E1 घटने लगेगा, और E1 घटेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई से ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इस करंट का आप इक्वेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, I1, अगर इसका हम I1 करें तो I1 निकलेगा V1 माइनस E1 बाई Z1, जो कि R1 प्लस JX1 होगा। तो अगर ये घटेगा तो ऑटोमेटिकली आप जो करंट आप मंगा रहे हैं, जो करंट सप्लाई से आ रही है वो बढ़ जाएगी। तो लोड बढ़ने पर ऑटोमेटिकली करंट बढ़ता है इसका, लेकिन देखिए कितना करंट बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जितना कि इसके कारण घटा है। सेकेंडरी करंट के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हुआ उतना ही मैग्नेटिक फील्ड और बनाना है, तो यहां से उतना ही करंट आएगा ताकि इस सेकेंडरी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंपेंसेट कर सके। समझ रही बात, मतलब प्राइमरी से उतना ही एक्स्ट्रा करंट आएगा जो कि उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाए जितना कि सेकेंडरी के कारण बन रहा है, ठीक है ना। मतलब कि φ1 इक्वल टू φ2, ठीक है, और फ्लक्स होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस, तो इसका जो एक्स्ट्रा जो करंट यहां से एक्स्ट्रा करंट, पहले तो I था ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा करंट इतना आएगा, है ना, जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, जो कि इस सेकेंडरी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है उसके इक्वल हो जाए, ताकि इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, और पहले एक्साइटिंग करंट के कारण जो फ्लक्स था उतना ही बना है। तो जो एक्स्ट्रा करंट जो ड्रॉ करता है उसको I1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, I1 डैश, इसको रिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन करंट या करंट ड्यू टू लोड कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी। तो इसके कारण उतना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जितना कि सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करता है। तो φ1 कितना होगा, MMF मतलब Ni, तो करंट कितना है I1 डैश, एक्स्ट्रा करंट ये ले रहा है, इनटू N1 बाई R1। और सिमिलरली अगर सेकेंडरी साइड की बात करें तो φ2 हो जाएगा N2 इंटू I2 बाई
ये रिलक्टेंस तो सर्किट का सेम है, यानी I1 डैश N1 इक्वल टू N2 I2, यानी कह सकते हैं I1 डैश बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, तो I1 डैश बाई I2 इक्वल टू N2 बाई N1, ये की क्वेश्चन आप पढ़े होंगे और ये आपको पता ही है E2 बाई E1 होता है। अब देखिए सेकेंडरी करंट, ऑब्वियसली सर्किट जो है सेकेंडरी का सर्किट देखिए लैगिंग सर्किट है, प्योरली लैगिंग नहीं है बट लैगिंग है, मतलब जो I2 करंट है वो E2 से कुछ एंगल से लैग करेगा, जो भी सेकेंडरी का पावर फैक्टर एंगल होगा, तो उसको हम यहाँ पे अगर दिखाएं, सपोज दिस इज I2, ठीक है, और यहां से हम क्या देख रहे हैं कि I2 इक्वल टू I1 डैश इंटू N1 बाई N2। तो I2 और I1 डैश दोनों में क्या है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है ना। I1 डैश क्या हो जाएगा, I1 डैश हो जाएगा आपको I2 इंटू, एक्चुअली इसको I1 डैश लिखना था, I1 डैश विल बी इक्वल टू I2 इंटू N2 बाई N1। ठीक है, I1 डैश इक्वल टू I2 इंटू N2 बाई N1। I1 डैश जो है वो I2 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे N2 बाई N1 से, तो मिल जाएगा क्या, I1 डैश। तो I2 इतना है, अगर N2 बड़ा होगा तो इसका मतलब I1 डैश I2 से बड़ा होगा, तो लेट कि N2 बड़ा है, सेकेंडरी टर्म ज्यादा है, तो I1 डैश जो होगा वो इसी के फेज में ये कुछ इस तरह से होगा, I1 डैश। ठीक है, एक्साइटिंग करंट फ्लो कर रहा था, इसके अलावा एक्स्ट्रा करंट हमने I1 डैश मंगाया, तो रिजल्टेंट प्राइमरी करंट जो I1 होगा वो क्या होगा, एक्साइटिंग करंट और I1 डैश दोनों का वेक्टर सम, है नहीं। IE तो एक्साइटिंग करंट है, जब नो लोड है तो जितना फ्लो किया, और I1 डैश क्या है, I1 डैश है कि जब लोड लगा तो एक्स्ट्रा करंट जो सप्लाई ले रहा है, सप्लाई से ले रहा है ट्रांसफार्मर, तो रिजल्टेंट जो करंट है वो कुछ इस तरह का है। ये इसके पैरेलल चलेंगे और ये इसके पैरेलल, ठीक है, तो यहां से ये जो लाइन है दैट इज, ठीक है, ये क्या हो गया आपका I1, IE और I1 डैश का वेक्टर सम क्या हो गया, I1 हो गया, करेक्ट। अब देखिए अब हम लोग इसके इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ट्रांसफार्मर का बनाते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी साइड का अगर देखें V1, ठीक है, उसके बाद इस R1 को लेंगे, R1 प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस लॉस, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद JX1 प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप। अब यहाँ पे ये जो करंट है वो टोटल प्राइमरी करंट है I1, और हमको पता है कि इस I1 में दो कंपोनेंट है, एक है IE और एक है I1 डैश। तो IE को हम बाहर निकालते हैं, अलग करते हैं, तो इधर क्या चला जाएगा, I1 डैश। अब IE के भी दो कंपोनेंट हैं, एक है IC एक है IM। IC कोर लॉस कंपोनेंट, IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है IC और दूसरा है IM। तो ये जो कोर लॉस है ये किस फॉर्म में होता है, हीट के फॉर्म में, है ना। कोर लॉस मेनली होता है हीट के फॉर्म में, और ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं I1 डैश को, तो अब तो सब कुछ हो गया। अब क्या, यहाँ पर जो वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको दिखाते हैं इस तरह से, प्लस माइनस E1, वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको दिखाते हैं, और ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये जो हम चाहे, हम इसको ऐसे शॉर्ट नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कोर लॉस कंपोनेंट ऐसे शॉर्ट दिखाने का तो मतलब ये, अगर हम इस तरह शॉर्ट दिखा दें तो
तो इसका तो मतलब है कि जो करंट यहाँ से जाएगा वो सीधे इसमें आ जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है वाइंडिंग E1 में, जबकि ऐसा तो नहीं है। तो इसको हम ऐसा नहीं दिखा सकते। अब दिखाना है आईसी को हम लोगों को यहाँ पर इसके आगे किसी एलिमेंट के थ्रू, ठीक है ना, और ऐसा एलिमेंट दिखाना है जो कि कोर लॉस के बारे में बताए कि कोर लॉस इतना हो रहा है, ठीक है ना। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि EC और I1 दोनों किस में है, फेज में है। और आप देखिए यहाँ का वोल्टेज कितना है, E1 ही तो है, E1। तो यहाँ पर एक और इस ब्रांच से करंट कितना है, IC। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट लगाना है ना, जो जिसके पैरेलल में वोल्टेज कितना है, E1, और उससे करंट कितना है, IC, ठीक है। और E1 और IC किस में है, फेज में है। तो ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लगाना है जिसके क्रॉस वोल्टेज और जिससे करंट दोनों फेज में होता है। ऐसा एलिमेंट जिसके क्रॉस वोल्टेज और उससे करंट दोनों फेज में होता है, ऐसा एलिमेंट कौन सा है, रेजिस्टर है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो कोर लॉस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक रेजिस्टर का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है RC, कोर लॉस रेजिस्टर, ठीक है। और IC स्क्वायर इंटू RC, IC स्क्वायर इंटू RC क्या हो जाएगा, कोर लॉस हो जाएगा। या E1 इंटू IC भी क्या हो जाएगा, कोर लॉस हो जाएगा, ठीक है। या E1 स्क्वायर अपॉन RC भी क्या हो जाएगा, कोर लॉस हो जाएगा। सिमिलरली ये जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसको भी आपको आगे कोई यहाँ पर कोई एलिमेंट लगाना होगा, और ऐसा एलिमेंट लगाना होगा, देखिए उस एलिमेंट से करंट कितना है, IM, और उस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज कितना है, E1, ठीक है। अब ग्राफ में आइए, IM और E1 में क्या रिलेशन है, करंट लैग कर रहा है E1 से 90 डिग्री से, है ना। इस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज क्या है, E1, इससे करंट क्या है, IM। ऐसा एलिमेंट लगाना होगा जिसका करंट उसके क्रॉस वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है, इंडक्टर। तो यहां पर लगेगा एक इंडक्टर जिसको कहेंगे XM, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है ना। अब ये जो XM है ये आया है वाइंडिंग के इंडक्टेंस के कारण, प्राइमरी वाइंडिंग के इंडक्टेंस के कारण ये आया है XM। ये नहीं, ये तो लीकेज रिएक्टेंस, ये तो लीकेज फ्लक्स के कारण है ना, ये है वाइंडिंग के इंडक्टेंस के कारण। तो ये आपको प्राइमरी का भी पार्ट हो गया, प्लस कोर लॉस वगैरह सब कुछ का ही हो गया। अब इसमें सेकेंडरी का भी इधर बीच में कोर दिखाते हैं और सेकेंडरी का भी पार्ट लेते हैं। ये हो गया E2, ठीक है। फिर इसका अपना R2, JX2, ठीक है, ZL, इधर से I2, और ZL के क्रॉस जो वोल्टेज होगा V2। तो ये आपको कंप्लीट जो इक्विवेलेंट सर्किट है पर फेज, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लेना, इक्विवेलेंट सर्किट है किसका, ट्रांसफार्मर का, है ना। यही होता है इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें कि ये है रेजिस्टेंस ड्रॉप, लीकेज फ्लक्स, कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी, इंड्यूस्ड वोल्टेज सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, लोड वोल्टेज, सेकेंडरी करंट, सारा कुछ। लेकिन अगर हम लोगों को कुछ एनालिसिस करना है, केसीएल, जैसे सपोज कि आपसे पूछा जाए कि आपको सब कुछ दे दिया, ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दिया 11,000/440 वोल्ट, ठीक है ना, ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग दे दिया, और कुछ लोड की वैल्यू भी दे दिया, इतना लोड है, और आपसे पूछे कि इसका करंट बताइए I2 कितना होगा, ठीक है, या आपसे पूछे कि RC का कितना लॉस होगा, सो बताइए, सारा वैल्यू दे रहा है, तो उसमें दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता या नहीं भी हो सकता है कि 11,000/440 वोल्ट का मतलब क्या है, ये रीडिंग की क्या मतलब है। तो सबसे पहला वाला पार्ट है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, ये होता है सप्लाई वोल्टेज V1, जो यहाँ पे अप्लाई होता है 11,000/440 वाले ट्रांसफार्मर में। जो सप्लाई वोल्टेज है, जो ट्रांसफार्मर के इनपुट पर आ रहा है, वो होता है 11,000। और जो 440 वोल्ट है वो जनरली स्टूडेंट समझते हैं कि ये वोल्टेज यहां का वोल्टेज है, E2 का। सही बात है
ये E2 का वोल्टेज है लेकिन नो लोड पे। तुम्हारी बात मतलब यहाँ पे अगर कोई लोड ना हो, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ओपन है, किसी भी घर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ओपन है, तब अगर यहाँ पे हम 11,000 अप्लाई करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 440 वोल्ट। वो भी इतना नहीं होगा, इससे कुछ कम होगा। ठीक है, देखिए समझिए, एक्चुअली में जो 11,000/440 है, एक्चुअली में ये बताते हैं कि अगर ये वैल्यू E1 की हो, अगर E1 की ये वैल्यू होगी तो E2 इतना होगा। एक्चुअली इट इज टर्न्स रेशियो, है ना। अगर E1 की वैल्यू 11,000 होगी तो E2 की वैल्यू कितनी होगी 440 होगी। लेकिन अगर हम सप्लाई यहां पर 11,000 दें और भले ये ओपन है, फिर भी ये करंट तो फ्लो करेगा, एक्साइटिंग करंट, है ना। तो यहां से 11,000 हम दिए, लेकिन कुछ ड्रॉप इसमें हो जाएगा, कुछ ड्रॉप इसमें हो जाएगा। यहां देखिए, इसमें और इसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां पर जो आपको मिलेगा वो कम मिलेगा। लेकिन नो लोड पे ये करंट बहुत कम होता है, एक्साइटिंग करंट बहुत कम नो लोड पे, तो ये ड्रॉप और इसमें ड्रॉप उतना नहीं होता है। इसलिए यहां अगर 11,000 है तो यहां भी लगभग 11,000 है, तो यहां का वोल्टेज आपको 440 मिल जाएगा, 439, 438 इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि रेटिंग के हिसाब से कि ये V1 है, ये E2 है, बट E2 एट नो लोड। अगर यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है, सपोज सम लोड इज कनेक्टेड, तो यहाँ पे लोड कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी करंट ज्यादा है कुछ I1। अब यहाँ पर अगर आप 11,000 अप्लाई किए हैं तो यहाँ अगर करंट I1 ज्यादा है तो यहाँ पे ड्रॉप्स काफी ज्यादा होंगे, और उन ड्रॉप्स के कारण जो यहाँ का वोल्टेज होगा वो 11,000 से काफी कम होगा। ठीक है, 9,000, 8,000 या 10,000 समथिंग कर सकते होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो तो वही है, 11,000/440, रेशियो तो उतना ही, जैसे मान लीजिए 1,000/250 है, तो रेशियो तो है कि 1/4 होगा, 1/4 तो होगा, है ना। लेकिन आप 1,000 यहां देंगे तो यहां मिल रहा है सपोज 800, तो उसका 1/4 यहां 200 देगा। अगर यहां 1,000 मिलता तो यहां 250 मिलता, टर्न्स रेशियो के हिसाब से तो चलता है। लेकिन यहां अगर आप 1,000 दिए, है ना, तो और अगर लोड लगा हुआ है तो यहां पर आप 250 का उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि यहां 1,000 देंगे, ड्रॉप होगा, तो यहां पर मान लीजिए 800 मिला तो यहां पर 200 मिलेगा, तो फिर आप सर्किट सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली में जब ये दोनों सर्किट अलग अलग है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, आपको तो सिर्फ रेटिंग पता है 11,000/440 वोल्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई हम लोग क्यों चाहते हैं कि इस सेकेंडरी वाले को भी प्राइमरी में मिला लें, क्यों चाहते हैं कि एक सर्किट बना लें, है ना। सपोज कि अगर आपको यहाँ पे I2 पता करना है ना, और ये दे दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फिर दिक्कत क्या है, 440 यहाँ मान लेते हैं, ये जो 440 है यहाँ मान लेते हैं और इससे सॉल्व करके निकाल देते हैं। भाई 440 यहाँ आएगा तब तो, आप यहाँ पे 11,000 दिए और आपको ये पता ही नहीं है कि ये कितना है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ कितना वोल्टेज होगा। यहाँ का वोल्टेज पता है, अगर आपको ये करंट पता होगा तब आप यहाँ का ड्रॉप निकालिए, फिर यहाँ का ड्रॉप निकलेगा तो यहाँ का वोल्टेज पता चलेगा, फिर इस रेशियो से यहाँ का वोल्टेज निकलेगा, तो फिर करंट निकलेगा। एक तो उपाय ये है। दूसरा उपाय ये है, अगर हम इसको भी इसी में मिला लें, एनी हाउ अभी देखेंगे कैसे होगा, इस सर्किट को भी अगर इसी में मिला लें तो फिर केवीएल वगैरह लगा करके सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज है, फिर केवीएल लगा करके सर्किट एनालिसिस से कई सारे मेथड्स हम लोग थर्ड से में पढ़े हैं, तो उन सब से हो जाएगा। इसलिए इक्विवेलेंट सर्किट की तो जरूरत है, लेकिन ये भी जो दो सर्किट अलग अलग है इनको भी हम लोग एक में कंबाइन करना चाहते हैं, है ना, ताकि हम लोग ताकि कंबाइन वे में हम लोग केसीएल, केवीएल, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड, सारा कुछ हम लोग कर सकें। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं वो देखिए। इसके लिए बड़ा सिंपल है, एक टेक्निक यूज करते हैं लोग, आप लोग को पता होगा कैसे रेफर करते हैं सेकेंडरी को प्राइमरी साइड में। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ I2 का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं,
I2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, E2 अपॉन R2 प्लस JX2 प्लस ZL लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अभी हम लोगों ने यहां देखा था कि I1 डैश बाई I2 इक्वल टू होता है N2 बाई N1। तो I1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इंटू N2 बाई N1। तो यहां लिख सकते हैं I1 डैश इक्वल टू I2, इसके जगह लिख सकते हैं N2 बाई N1 इंटू E2 बाई R2 प्लस JX2 प्लस ZL, ठीक है। अब हम इधर मिटाना नहीं चाह रहे हैं, हम इसको अब हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक बार फिर N2 बाई N1 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, N1 बाई N2 से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब देखिए क्या कर रहे हैं, I1 डैश इक्वल टू N2 बाई N1 इंटू N2 बाई N1 इंटू N1 बाई N2, ठीक है। और E2, कोई गलती नहीं इसमें, एक बार N2 बाई N1 से मल्टीप्लाई किया तो N1 बाई N2 से भी मल्टीप्लाई किया, कट के 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R2 प्लस JX2 प्लस ZL, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम नीचे ले आते हैं, ये N2 बाई N1 का होल स्क्वायर होगा, इसको नीचे ले आते हैं। और N1 बाई N2 इंटू E2 क्या होगा, हम लोग को पता है कि E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, है ना। तो E2 इंटू N1 बाई N2 विल बी इक्वल टू E1, E2 इंटू N1 बाई N2 विल बी इक्वल टू E1। ये हो जाएगा आपको E1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 का होल स्क्वायर R2 प्लस JX2 प्लस ZL। अब ये जो आ गया ये कंप्लीट फॉर्म में आ गया, देखिए इधर I1 डैश है, इधर E1 है, इस, ठीक है। मतलब कि ये अगर सिर्फ हम इसका सर्किट बनाए, सिर्फ इसका, ओनली ऑफ दिस, तो कैसा बनेगा, एक सोर्स है ना E1, ठीक है। और इधर करंट कितना है I1 डैश, सिर्फ इसका अगर बनाए, और इधर जो है आपको R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, ठीक है, JX2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, और फाइनली जो है आपको ZL इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ बन जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन Z, तो I1 डैश इक्वल टू E1 अपॉन दिस। तो इस चीज को देखिए, यहां पर I1 डैश है, यहां E1 है, मतलब यहां भी E1 है ना, यहां भी कितना है E1। तो हम ये E1 यहाँ, तो इसी चीज को तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो यानी कि इसको हम इधर ला सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस को चेंज कर दें R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर से, और सिमिलरली X2 को चेंज कर N1 बाई N2 का होल स्क्वायर से, और लोड को चेंज कर दे N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि I2 बराबर ये हमने इसी को क्या किया, चेंज किया इस फॉर्म में, ताकि मतलब कैसे हम इसको इसमें ला सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस के साथ ये किया जाए, रिएक्टेंस के साथ ये किया जाए, सबके साथ N1 बाई N2 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर कर दें, तो वो इस सर्किट के ही इक्विवेलेंट है, क्योंकि I1 डैश है और E1 है और ये, आप समझ रही। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब जब सेकेंडरी को प्राइमरी के तरफ रेफर करते हैं, है ना, तो किस तरह का सर्किट बन जाता है। देखिए यहाँ I1 डैश था, यहाँ E1 था, और इसमें हो जाता है आपको R2 डैश विच इज इक्वल टू R2 इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली JX2 डैश, आप समझ रहे हैं, X2 डैश का मतलब X2 इंटू N1 बाई, सेकेंडरी को प्राइमरी की तरफ लाते हैं तो N1 बाई N2 का होल स्क्वायर होता है। और सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, ZL डैश मतलब ZL इंटू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या है कि सेकेंडरी में जो करंट था I2, उसका ये एक्सप्रेशन था, और उसी एक्सप्रेशन को हमने कुछ भी नहीं किया है, जो हम लोग को पता है ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट से, उसी को
कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आए सेकेंडरी के इक्वेशन को। मतलब कि सेकेंडरी के इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये है कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हेन सेकेंडरी इज रेफर्ड टू प्राइमरी, करेक्ट ना। अब ये जो है जस्ट डिट्टो सिमिलर है आपका इंडक्शन मोटर में, है ना। तो ये चीज हम समझ गए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें एक और भी चीज आपको बतानी है कि देखिए प्राइमरी साइड, अगर हम जैसे ये तो आप समझ गए, अगर हम सिर्फ प्राइमरी साइड की बात, एक बार फिर हम इसको अलग कर रहे हैं, अगर प्राइमरी साइड की बात करें, यहाँ E1 है और यहाँ E2 है और यहाँ पे V2 है, ठीक है। अभी हम ऐसे ही ले रहे हैं, ये तो समझ ही गए हम लोग इसको। इस साइड के अगर इक्वेशन की बात करें, मतलब इक्वेशन मतलब केवीएल इक्वेशन, तो केवीएल इक्वेशन का बात करेंगे इस पूरे में लगाएंगे, है ना। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगा, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस JX1, ठीक है। लगाएंगे आप I1 R1 प्लस JX1 प्लस E1, मतलब केवीएल में ये पार्ट नहीं है क्योंकि पूरे ऊपर ऊपर लगा रहे हैं। तो I1 R1 प्लस JX1 प्लस E1 इक्वल टू V1, और सेकेंडरी साइड में करेंगे तो ये आएगा E2 इक्वल टू V2 प्लस I2 इंटू R2 प्लस JX2। और इन चीजों को यहां भी दिखाते हैं हम लोग फेजर डायग्राम में, वैसे तो ये बात का चीज है, बट जैसे हमको अगर यहाँ E1 है ना, E1, और हमको V1 को दिखाना है, तो E1 प्लस क्या करना है, I1 R1, E1 प्लस I1 R1, तो E1 में वेक्टर सम के रूप में ऐड करेंगे I1 R1, I1 R1 जो होगा वो I1 के फेज में होगा, I1 R1 I1 के फेज में होगा, और I1 ऐसा है तो इसके पैरेलल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये I1 R1 पैरेलल है, लग रहा होगा। और नेक्स्ट जो है I1 R1 प्लस क्या है, JX1 I1। अब JX1 I1 जो होगा, J मतलब 90 डिग्री, है ना, और वोल्टेज जो है वो लीड करेगा करंट से, मतलब JI1X1 जो होगा वो करंट से ऐसे लीड करेगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, I1 के परपेंडिकुलर। लेकिन हमको इसमें ऐड करना है, तो वेक्टर सम में क्या होता है, पूंछ से पूंछ मिलाते चले जाते हैं, कि नहीं। तो I1 R1 प्लस ये हो जाएगा JI1X1, और E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1X1 क्या होता है, V1। तो ये इसका बन जाता है, क्या कहते हैं इसको, फेजर डायग्राम। अब V1 और I1 के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, V1 और I1 के बीच का क्या हो जाएगा, प्राइमरी पावर फैक्टर एंगल। तो हम ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ ले रहे हैं, नहीं तो इसमें सेकेंडरी का भी दिखाते हैं। खैर अब आते हैं इस टॉपिक पर, इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए तो देखिए इसमें कैसे होगा, अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे व्हेन इंडक्शन मोटर इज एट स्टैंड स्टिल। जब इंडक्शन मोटर क्या है, स्टैंड स्टिल पर है, NR इक्वल टू 0, स्पीड 0 है, हालांकि टर्मिनल्स सॉर्टेड हैं, टर्मिनल सॉर्ट केस 2, टर्मिनल सॉर्टेड है बट यू हैव केप्ट इट, आपने उसको पकड़ के रखा है, ठीक है। उस कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर टर्मिनल सॉर्टेड है लेकिन अगर वो स्टैंड स्टिल पर है तो उसका स्लिप कितना होगा, रोटर का स्लिप कितना होगा, S इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS, NR 0 तो NS बाई NS 1, स्लिप कितना होगा 1, ठीक है। तो रोटर में जो EMF इंड्यूस होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, FR इक्वल टू SF, S1 है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट ना। अब देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले स्टेटर पे हम अप्लाई करेंगे प्राइमरी वोल्टेज V1, ठीक है। उसके बाद स्टेटर के प्राइमरी वाइंडिंग का लॉस, रेजिस्टिव लॉस R1, फिर स्टेटर वाइंडिंग के लीकेज फ्लक्स के कारण लॉस वोल्टेज ड्रॉप के रूप में
लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप, उसके लिए क्या रिप्रेजेंट होगा, JX1, ठीक है। और इसमें जो करंट है, जो सप्लाई करंट है, उसको हम लिख सकते हैं IS, स्टेटर का करंट, ठीक है ना। अब सिमिलरली स्टेटर में भी कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरिसिस, सॉरी कोर लॉस होता है, जिसके अंदर एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस होता है, सब कुछ सिमिलर है। अगर आपका जो केस 1 की बात करें, जब हमने रोटर टर्मिनल्स को ओपन रखा था, उस समय भी अगर आप रोटर टर्मिनल्स ओपन है, लेकिन अगर आप सप्लाई लेंगे स्टेटर से तो क्या होगा, 3 फेज सप्लाई आएगी, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, स्टेटर में भी एमएफ इंड्यूस होगा, रोटर में भी एमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन रोटर से कोई करंट नहीं पास करेगा, क्योंकि टर्मिनल्स क्या है, ओपन है, लेकिन करंट तो आ रहा है, टर्मिनल्स ओपन है बट फिर भी करंट आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा। जब हम लोग सेकेंडरी को ओपन कर दिए, फिर भी प्राइमरी में करंट आता था, एक्साइटिंग करंट। सिमिलरली जब लोड लगता था तो फिर रिफ्लेक्शन करंट, और जब लोड लगा हुआ है तो दोनों का कॉम्बिनेशन I1। उसी तरह से IS जो है वो कॉम्बाइंड करंट है, क्योंकि रोटर शॉर्टेड है तो करंट तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लो कर ही रहा होगा, और इसका भी एक कंपोनेंट जो नो लोड पे रहता है IE होगा। और सिमिलरली जैसे ट्रांसफार्मर में होता था, इसका भी एक कोर लॉस रेजिस्टेंस होगा IC के कारण, ठीक है। और इसका एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी होगा IM, और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस भी होगा XM, एंड सिमिलरली दीज थिंग्स आर, ठीक है। और उसके बाद रोटर के स्टेटर में, स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड EMF E1। ये है रोटर की प्राइमरी की बात, स्टेटर की बात। सिमिलरली सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF होगा E2, ठीक है। फिर सेकेंडरी का वोल्टेज ड्रॉप R2, सेकेंडरी के लीकेज फ्लक्स के कारण JX2। और डिफरेंस ये है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड लगता था, है ना, लेकिन यहाँ पे रोटर के जो 3 फेज वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स हैं उनसे कोई लोड नहीं लगता है, वो शॉर्टेड होते हैं। लोड कहाँ लगता है, रोटर के शाफ्ट में लोड लगता है ना, लेकिन रोटर के जो टर्मिनल्स हैं वो शॉर्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टेड है, ठीक है। और यहां से करंट क्या जा रहा है, IR, रोटर करंट, करेक्ट ना। तो ये है व्हेन इंडक्शन मोटर इज एट स्टैंड स्टिल, जब वो स्टैंड स्टिल पर है तब, ठीक। अब NR0 है, अगर हम इसका ये सेकेंडरी साइड को प्राइमरी की तरफ रिफर करें तो बिल्कुल सिमिलरली सारी चीजें होंगी। अगर करेंगे ऐसा तो सर्किट कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये R2 क्या हो जाएगा, R2 डैश, और X2 क्या हो जाएगा, X2 डैश, और करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है IS डैश, यही करता है ना फ्लो, वो बराबर होगा IR डैश के। अब देखिए R2 डैश क्या होगा, और यहां का वोल्टेज कितना है, E1, ठीक है। R2 डैश क्या होगा, R2 इंटू, जैसे ट्रांसफार्मर में होता था R2 इंटू N1/N2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं पहले ही कि यहाँ पर जो E1/E2 होता है N1 KW1/N2 KW2, जिसको कहते हैं N1 effective by N2 effective, कहते हैं ना। तो यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा, N1 effective by N2 effective का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली X2 क्या हो जाएगा, X2 डैश हो जाएगा X2 इंटू N1 effective by N2 effective का होल स्क्वायर, ठीक है। और IR डैश क्या हो जाएगा, करंट तो उल्टा में होता है ना, N2 by N1, ठीक है, IR डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब स्टैंड स्टिल पर है तब। स्टैंड स्टिल वाला कंडीशन सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप धीरे धीरे उस सेकंड केस पर आए। तो पहले केस का तो सारा कुछ यही है भाई। अब आते हैं मेन केस पर, केस 2
when induction motor is running at NR speed, स्लिप इक्वल टू एस। जब इंडक्शन मोटर किसी स्पीड NR पे रन कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है। तो तब की क्या कंडीशन होगी वो हमारे लिए प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम उसको देखते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। देखिए IS डैश E1, ठीक है। आइए देखिए, जब इंडक्शन मोटर किसी NR स्पीड पे मूव कर रहा है और उसके कारण स्लिप है कितना S, तो उस समय जो EMF इंड्यूस होगा रोटर में वो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं उस समय जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा √2 पाई F। रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर स्लिप S है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है SF √2 पाई F phi N2 KW2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं S इंटू √2 पाई F phi N2 KW2। बोलो मारोगे तो नहीं, ऐसे लिखे तो ये क्या हो जाएगा S इंटू E2 स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं क्या इसको, S इंटू E2 स्टैंड स्टिल लिख सकते हैं क्या, क्योंकि स्टैंड स्टिल में E2 कितना होगा √2 पाई F सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ही बराबर, क्योंकि उस समय स्टैंड स्टिल में स्लिप कितना होता है 1, तो √2 पाई F phi N2 KW2 था स्टैंड स्टिल, है कि नहीं। तो यहां पर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है रनिंग कंडीशन में उसको लिख सकते हैं S E2 स्टैंड स्टिल, सही है, सही है। R2 तो होगा ही। नेक्स्ट देखिए, यहां पे लीकेज फ्लक्स में देखिए X2 जो होता है लीकेज रिएक्टेंस ऑन सेकेंडरी साइड, ये होता है 2 पाई F L2। हम लोग को पता ही है कि लीकेज की रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई FL, है कि नहीं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का 1/2 पाई FC। तो फ्रीक्वेंसी का रोल है। यहां पे रोटर में जो फ्रीक्वेंसी है वो अब F नहीं रहेगी, वो अब SF है ना। तो सिमिलरली अब इस कंडीशन में X2 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई SFL2। सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्टैंड स्टिल का केस रहता तो 2 पाई F रहता, लेकिन अब स्टैंड स्टिल का केस नहीं है, ये रनिंग कंडीशन है, तो 2 पाई SFL2 ये होगा। और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू S इंटू X2 स्टैंड स्टिल, ओके। स्टैंड स्टिल के X2 की वैल्यू क्या होगी 2 पाई FL2, तो यहां पे X2 ना होकर के क्या हो जाएगा JSX2 स्टैंड स्टिल, ठीक है। और करंट जो फ्लो करेगा उसको हम नाम दे रहे हैं I2, ठीक है। और ये बीच में कोर नहीं है यहां पर, तो बीच में क्या है एयर गैप, ठीक है। जो भी है इसको दिखाते हैं, जो भी है। तो ये है आपको इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन इट इज रनिंग एट सम स्पीड S। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले में जब स्टैंड स्टिल किए थे तो उस समय प्राइमरी का जो सर्किट है वो भी F फ्रीक्वेंसी पर था और सेकेंडरी का जो सर्किट है वो भी F फ्रीक्वेंसी पर था, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको इधर से उठा करके इधर कर ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी इस कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है रोटर की। तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको इधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की सर्किट है, उनको हम एक में कैसे नहीं मिला सकते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन
अगर चीजें निकालनी है, करंट निकालना है, लॉस निकालना है, सब कुछ निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसके लिए एक दिमाग लगाया जाता है। क्या? देखिए, समझ में आ रही बात? ये दोनों सर्किट चूंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सर्किट हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको इधर ले आए और R2 को R2 डैश कर ले और इसको ये कर ले, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सर्किट हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको अगर चीजों को एनालिसिस करना है तो उसके लिए एक ट्रिक यूज किया गया है। क्या? देखिए, एक्चुअली में इस मोटर का जो रोटर होगा उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा SE2, यहां होगा SX2 और करंट फ्लो होगा I2। उसको हम ऐसे यहां लिख रहे हैं, I2 इक्वल टू SE2 बाई R2 प्लस JSX2। ठीक है, I2 इक्वल टू SE2 अपॉन R2 प्लस JSX2 लिख सकते हैं सर। S को नीचे लाइए, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, R2 बाई S प्लस JX2, R2 बाई S प्लस JX2। इसी इक्वेशन से हमने ये निकाला। अच्छा, अगर इसका है ना I2 इक्वल टू, यानी कि I2 इक्वल टू क्या हो गया, E2 बाई R2 बाई S प्लस JX2। अगर हम इस इक्वेशन का सर्किट बनाएं, इस इक्वेशन के सर्किट I2 इक्वल टू E2 बाई R2 बाई S प्लस JX2, इस इक्वेशन का सर्किट बनाएं तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा कि यहां पर E2 है, यहां पे करंट I2 है, एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है R2 बाई S, और एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है JX2। और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए, एक्चुअल, हम बार बार बोल रहे हैं, एक्चुअल में जो रोटर है उसमें EMF इंड्यूस है SE2, फ्रीक्वेंसी उसकी SF है और ये है। लेकिन हमने उस इक्वेशन को पेपर पे मॉडिफाई किया तो ये बन गया I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2S प्लस JX2। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की अगर हम सर्किट बनाएं तो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, और इसमें क्या वोल्टेज में कहीं S है? नहीं है, नहीं ना। क्या रिएक्टेंस में कहीं S है? नहीं है, रेजिस्टेंस में है। ठीक है, तो S तो एक वैल्यू है। ठीक है ना, तो अगर हम ये मान लें कि जो मोटर में जो रोटर है, अब एक तरफ ये ध्यान में रखिए कि जो एक्चुअल रोटर है वो स्पीड NR पे घूम रहा है, उसकी स्लिप S है, उसमें इंड्यूस्ड वोल्टेज SE2 है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप दूसरी तरफ एक और रोटर सोचिए, ठीक है, जिसमें EMF इंड्यूस हो रहा है E2 स्टैंड स्टिल, मतलब वो एक तरफ दूसरा एक रोटर सोचिए जिसमें कि EMF इंड्यूस हो रहा है E2, वो रोटर रुका हुआ है और उसमें EMF इंड्यूस हो रहा है E2, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो R2 बाई S है, और उसका जो लीकेज फ्लक्स है, लीकेज रिएक्टेंस है, वो X2 है। ठीक है, दो मोटर है, एक तरफ वो मोटर है जो कि NR स्पीड से घूम रहा है, SE2 वोल्टेज है, R2 रेजिस्टेंस है, JSX2 उसका लीकेज रिएक्टेंस है, वो एक्चुअल रोटर है। और एक दूसरा रोटर है जो रुका हुआ है और उसका वोल्टेज इंड्यूस है E2, लीकेज रिएक्टेंस है X2, रेजिस्टेंस है R2 बाई S। ये दो मोटर है, दो रोटर है, और दोनों से ही करंट कितना है I2, इससे भी I2, इससे भी I2। ठीक है, स्टेटर को क्या कोई फर्क पड़ता है कि ये रोटर हो जो घूम रहा है N2 से, या ये रोटर हो जो कि स्थिर है? स्टेटर को क्या कोई फर्क पड़ता है? स्टेटर को सिर्फ क्या दिख रहा है कि रोटर से कितना करंट फ्लो कर रहा है I2। स्टेटर को सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरा फ्लक्स है F1 और रोटर का फ्लक्स बन रहा है F2, और रोटर हमको इतना से अपोज कर रहा है, इतना से,
और हमको इतना एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाना है। उसको कोई मतलब नहीं है रोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसको सिर्फ दिख रहा है कि रोटर का करंट I2 है, इसके कारण MMF F2 है, मेरे अपोजिंग कंपोनेंट इतना है और हमको इतना एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाना है, हमको इतना करंट ड्रॉ करना है। तो चाहे वो घूमने वाला रोटर हो या स्टेशनरी रोटर हो, स्टेटर से तो उतना ही करंट आएगा, क्योंकि स्टेटर को तो दिख रहा है रोटर I2, रोटर जिससे करंट कितना फ्लो करे I2, ठीक है। मतलब ऑन पेपर हम लोग ऑन पेपर इसको इसके साथ नहीं मिला सकते हैं क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, लेकिन ये रोटर या ये रोटर, ये ले या ये ले, दोनों से करंट सेम है और दोनों के कारण स्टेटर से जो करंट होगा वो भी सेम होगा। तो एक्चुअली में तो यही रोटर है, लेकिन एनालिसिस के लिए, स्टडी के लिए, पैरामीटर्स वगैरह को आप देखेंगे कितना कुछ निकल जाएगा इससे, उसको निकालने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग इसको ना यूज करके इसको यूज करते हैं। अच्छा मैंने क्यों ऐसा, एक्चुअल रोटर तो यही है, लेकिन हम लोग ऑन पेपर इक्विवेलेंट सर्किट में इसको यूज करेंगे क्योंकि इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी F है और इसके जगह अगर इसको रखें तो हम इसको इस तरफ ला सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बन सकता है। समझ रहे हैं बात, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में रोटर से तो करंट उतना ही है और रोटर से करंट उतना ही है तो स्टेटर को सेम ही करंट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात, तो इसलिए इसको ना यूज करके इक्विवेलेंट सर्किट में, उसका पूरा स्टेटमेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसको ना यूज करके हम लोग एक्चुअली में तो यही रोटर है जो घूम रहा है, लेकिन पेपर पे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए और भी चीजों को निकालने के लिए हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, E2F R2/S एंड X2 JX2, बात समझ में, इसको यूज करते हैं, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टेटर उतना ही करंट मंगाता है IS, और जितना मैकेनिकल पावर या जो भी पावर स्टेटर से मिल रहा था रोटर को उतना ही मिलता रहता है, नो प्रॉब्लम, स्टेटर इसी में अपना, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में पेपर पे वर्क करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं। समझ में आ गई बात। अब जरा टाइम देखते हैं, तो काफी टाइम हो गया, इतना आप देखिएगा समझिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे क्या क्या चीजें, इसको यूज करने से फायदा क्या क्या होगा आप देखिएगा। इक्विवेलेंट सर्किट में तो बन ही जाएगा, उसके साथ साथ मैकेनिकल पावर, रोटर कॉपर लॉस कितना होगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो वो करेंगे, फिर पावर फ्लो डायग्राम बनाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।